आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे और यह प्रश्न हर साल के पेपर में आता है। तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अच्छे से प्रश्नों को तैयार करते चलिए। तो आज का जो पहला प्रश्न है, लॉसो दिया गया है 12, 21 बराबर 84 दिया गया है। मौसो आपको बताना है 12, 21 का होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें बताना है कौन ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर देखेंगे पहला पद कितना है 12 है, तो पहला पद 12 हो जाएगा। दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद 21 है। लॉसो कितना दिया है, तो लॉसो 84 दिया गया है, तो लॉसो बराबर 84 हो गया है। और इसी संख्या का आपका मौसम पूछा जा रहा है, तो मौसम बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। मौसम पूछ रहा है तो मौसम का सूत्र क्या होता है, तो मौसम बराबर सूत्र आप लोग याद कर लीजिए, पहला पद गुणे दूसरा पद बटा क्या होता है, लॉसो होता है। तो पहला पद गुणे दूसरा पद, लॉसो में पहला पद 12 है तो 12 लिख देंगे, दूसरा पद 21 है तो दूसरा पद 21 लिख देंगे। लॉसो 84 है तो यहाँ पर लॉसो 84 लिख देंगे। अब 12 में 21 में अब देखेंगे तो 12 से जो है 84 जो है 21 से 84 कट जाएगा, कितने बार में, 4 बार में। तो 12/4 हो गया, 4 तिहाई 12, 3 आ जाएगा। 4 से 12 को काट देंगे तो 3। तो इसमें पहला विकल्प जो है 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब दूसरा प्रश्न को देखेंगे। दूसरा प्रश्न क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बक्से में 6 नीले, 4 सफेद और 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है तो इसे नीले रंग का होने का प्रायिकता होगी। यहाँ पर 3 प्रकार के कंचे मतलब गोली है। पहला जो कंचे दिया गया नीले कंचे कितना है, 6 गोली है। और सफ़ेद कंचे 4 है, लाल कंचे 8 है। कुल कंचे 6, 4, 8 मतलब तीनों गोली को जोड़ेंगे तो 6, 4, 8 मतलब 18 गोली। इसमें कुल कंचे 18 हो गए। अब कौन से कंचे का प्रायिकता पूछा गया, तो नीले रंग कंचे मतलब नीले रंग का कंचे होने की प्रायिकता पूछा गया। तो नीले रंग के कंचे होने की प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, तो अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति। तो यहाँ पर देखेंगे तो नीले रंग का कंचे 6 है तो 6 हो जाएगा, अनुकूल मतलब 6 हो गया। और कुल कितना है 18 है तो 18 हो जाएगा, 6/18 हो गया। 6 से 18 को काट देंगे तो 6 का नम 6, 6 18, 1/3। इसमें विकल्प नंबर जो है सी जो है सही हो जाएगा, 1/3। अगर यहाँ पर सफ़ेद कंचे पूछा गया होता तो 4 यहाँ प्रयोग करते हैं, लाल कंचे पूछा गया होता तो 8 प्रयोग करते हैं। यहाँ ऊपर अनुकूल के जगह पर जो कंचे पूछा जाएगा, अगर मान ली नीले कंचे पूछा गया तो 6 रखेंगे, सफ़ेद कंचे पूछा गया तो यहाँ पर 4 हो जाता, और लाल कंचे पूछा जाता तो यहाँ पर 8/18 हो जाता। तो उम्मीद करते हैं यह आपको प्रायिकता का क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और प्रायिकता का क्वेश्चन तो हर साल के पेपर में आता है, तो इसलिए ऐसे प्रश्न को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे, क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न हर साल के पेपर में आता है। इस सूत्र पर कोई ऐसा सेट न हो जिसमें प्रश्न न पूछा जाए। तो इसमें कभी माध्यक पूछा जाता है, तो कभी बहुलक पूछा जाता है, तो कभी माध्य पूछा जाता है। तो इस प्रश्न को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए प्रश्न क्या दिया गया है, किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक क्रमशः 42 और 38.1 है, इसका माध्य होगा। तो देखिए बहुलक, माध्यक और माध्य ये तीनों में जो संबंध होता है, तो इस पर प्रश्न जब हर साल आता है तो ऐसे प्रश्न को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। देखिए बहुलक कितना दिया गया प्रश्न में, तो बहुलक जो दिया गया बहुलक बराबर 42 है। माध्यक कितना दिया गया 38.1 है, तो माध्यक 38.1 हो जाएगा। माध्य बराबर प्रश्नवाचक हो जाएगा, माध्य बराबर पूछा जा रहा है। तो सूत्र को कैसे याद रखेंगे, तो देखिए 3 गुणे माध्यक किसके बराबर होता है, तो बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य होता है। क्या सूत्र होता है, 3 माध्यक किसके बराबर है, बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य होता है। इस सूत्र को आप लोग याद कर लीजिएगा और इस सूत्र पर सवाल एकदम आना है, पेपर में छप चुका है। तो यहाँ 3 उतर जाएगा, ठीक। माध्यक कितना है, तो माध्यक देख सकते हैं 38.1 है, तो 38.1 माध्यक लिख देंगे। बहुलक 42 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 और माध्य पूछा जा रहा है। बहुलक का मान 42 प्रश्न में है, 2 यहाँ से 2 को उतार देंगे, माध्य पूछा जा रहा है।
3 में 38.1 का गुणा करेंगे तो 114.3 हो जाएगा। और ये 42 प्लस 42 से 75 कर देंगे तो -42 हो जाएगा। अब 114.3 में से 42 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 72.3 आ जाएगा। तो 72.3 बराबर 2 हो गया, 2 माध्य 2 को नीचे भेज देंगे तो 72.3 का अब आधा कर लेंगे तो क्या बनेगा, 36.15 हो जाएगा। यह 2 नीचे चला जाएगा तो 2 से जब भाग करेंगे तो 36.15 आ जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो देख सकते हैं बी वाला ऑप्शन 36.15 विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो यह प्रश्न आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। कभी माध्यक पूछा जाता है, कभी बहुलक पूछा जाता है, कभी माध्य पूछा जाता है। इसमें 3 प्रश्न बनते हैं तो तीनों प्रश्नों को पक्षांतर करके हल करना सीख लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है देख सकते हैं, ऐसे प्रश्न तो ये भी हर साल के पेपर में आता है। अब यहाँ पर एक जो है आपको सारणी दिया रहेगा और उसमें पूछा जाएगा बहुलक वर्ग क्या है। बहुलक वर्ग पूछा जाएगा तो देखिए, तो यहाँ पर वर्ग अंतराल जो दिया है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 7, 11, 15, 18, 9 ऐसे आपको अंक दे दिया जाएगा और कहा जाएगा इस बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग होगा। तो यहाँ पर सारणी में देखेंगे किसका बारंबारता अधिक है। तो इस लाइन में 7, 11, 15, 18, 9 में देख रहे हैं 18 सबसे बड़ा अंक है। तो सबसे बड़ा अंक इस लाइन में कौन है, 18 है। तो 18 के ऊपर कौन है, 15 से 20 हो जाएगा। वर्ग अंतराल 15 से 20 होगा। तो लिख देंगे सारणी में 18 की बारंबारता अधिक है तो बहुलक वर्ग क्या होगा, तो 18 के ऊपर 15 से क्या है, 20 है। तो इसमें ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, 15 से 20, 15 से 20 डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यह प्रश्न भी हर साल के पेपर में पूछा जाता है, बहुलक वर्ग बताइए। तो बहुलक वर्ग कैसे आता है, जिसकी बारंबारता अधिक रहेगा उसके ऊपर वाला मान जो होता है वही वर्ग अंतराल होता है। तो अगला प्रश्न आप सीखेंगे। तो ताश वाला प्रश्न भी हमेशा परीक्षा में आता रहता है। 52 पत्तों के अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है और यह तस्वीर वाले पत्ते का प्राप्त करने की प्रक्रिया होगा। तो तस्वीर वाला पत्ता निकालने की यहाँ बात कहा गया है। तो कुल पत्ता तो जो है 52 पत्ते होते हैं। टोटल ताश में कुल कितने पत्ते हैं, 52 है। यह कुल स्थिति 52 हो जाएगा। और तस्वीर वाला पत्ता कितना होता है, तो आप लोग तस्वीर वाला पत्ता देखे होंगे 4 पत्ते होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। प्रायिकता का सूत्र क्या है, अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति। ताश में कितने तस्वीर वाला पत्ते होते हैं, तो 4 होते हैं। तो प्रायिकता का सूत्र भी याद हो गया होगा, अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति। अनुकूल कितना है, तो 4 है और कुल कितना है, 52 है। तो 4 बटा क्या हो जाएगा, 4 बटा 52 हो जाएगा। 4 से 52 को काटेंगे तो 4 एक का नाम 4 और 4 से 52 को काटेंगे तो 13 चौक को 52, 13 1 बटा 13। यहाँ पर विकल्प नंबर बी जो है 1 बटा 13 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो याद रखिए तस्वीर वाला पत्ता कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। अगला जो प्रश्न है, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर होगा। तो याद रखिएगा परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो अपरिमेय संख्या ही होता है। तो यहाँ पर दिया गया सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या शून्य। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो अंतर होता है वह सदैव अपरिमेय माना जाता है। जैसे अगर 2 में से कर्ण 3 को घटाएंगे तो अपरिमेय संख्या ही माना जाएगा, उसको परिमेय संख्या नहीं माना जाता। यह भी प्रश्न हमेशा पेपर में आता रहता है, पूछा जाता है। तो सदैव अपरिमेय संख्या होगा। इसमें ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला जो प्रश्न बताना है, निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या। अब यहाँ परिमेय संख्या बताना है। देखिए यहाँ कर्णी 3 बटा कर्णी 5 है, ये कर्णी में लगा है इसलिए अपरिमेय संख्या है। 7 दूनी 14, तो कर्णी में 14 होगा तो कर्णी 14 भी अपरिमेय संख्या, 12 भी अपरिमेय संख्या। अब इसको चेक करेंगे तो एक कोष्टक में a प्लस बी है, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वर्गा अंतराल बनेगा, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी होगा। तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग फार्मूला बन जाएगा। तो a के जगह पर कर्णी में 5 का वर्ग हो जाएगा, माइनस b के जगह पर कर्णी 7 का वर्ग हो जाएगा। वर्ग से कर्णी हट जाता है, वर्ग से कर्णी हटाएंगे 5 होगा, वर्ग से कर्णी हटेगा 7 होगा, 5 में से 7 घटाएंगे -2 आ गया। अब बताइए -2 जब आ गया, यहाँ से कर्णी हट चुका है। अब जब कर्णी हट गया तो कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। इसका मतलब इसमें परिमेय संख्या कौन सही होगा, सी वाला ऑप्शन जो है यह परिमेय संख्या होगा। इसमें बताना है परिमेय संख्या कौन है, तो यह वाला संख्या परिमेय संख्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही है। और यह क्वेश्चन तो कई
सालों से आता है, तो इसलिए इस प्रश्न को आप सभी विद्यार्थी अच्छे से तैयार करिएगा। बिंदुओं a, b और b, -a के बीच की दूरी होगी। 4 ऑप्शन दिया गया है, दूरी आपको बताना है। यहाँ पर जब दूरी पूछा गया है तो पहला निर्देशांक लिखेंगे a, b, दूसरा निर्देशांक b, -a है। इसको x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2 मानेंगे, ठीक ना। दो निर्देशांक जब रहता है तो इसको पहला वाला को x1 y1, दूसरे वाला को x2 y2 मानते हैं। दूरी का सूत्र होता है d बराबर √x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग। ये दूरी का फार्मूला है। अब यह लिखेंगे d बराबर √x1, तो x1 कितना है तो कहेंगे a है, तो यहाँ a हो जाएगा, माइनस x2 b है तो a - b का वर्ग हो जाएगा, प्लस b माइनस यहाँ पर a। अब देखिए यहाँ पर जो है y1 कितना है तो y1 b है और y2 माइनस है, तो माइनस ये और माइनस ये मिल करके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर b प्लस a का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर होल स्क्वायर जब तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होगा। इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे, यहाँ पर भी होल स्क्वायर तोड़ेंगे लेकिन प्लस का, तो यहाँ पर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab होगा, क्योंकि b प्लस a का होल स्क्वायर तोड़ना है। अब देखेंगे 2ab प्लस में है, 2ab माइनस में कट जाएगा, 2ab से 2ab खत्म, क्या बचेगा 2a स्क्वायर। कैसे हुआ, a का स्क्वायर यहाँ पर है और a स्क्वायर यहाँ पर है, तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2b का स्क्वायर हो जाएगा। एक b यहाँ पर है और एक b यहाँ पर है, तो 2b का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब d वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विकल्प d √2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा। यह बीच की दूरी निकल गया। दूरी का सूत्र भी आप लोग याद रख लीजिए, x1 - x2 वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग है। अब अगला प्रश्न को समझेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, द्विघात बहुपद है 4x स्क्वायर - 4x + 1 के शून्यांकों का योगफल होगा। शून्यांकों का योगफल यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले आपको जो है द्विघात बहुपद जो दिया है इसको नोट करेंगे, 4x स्क्वायर - 4x + 1, यह प्रश्न दिया है, यहाँ पर नोट कर लेंगे। अब शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल का सूत्र आप याद रखेंगे, -x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक, यह फार्मूला होता है। शून्यांकों का गुणनफल -x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। बताइए x में किससे गुणा हुआ है तो -4 से गुणा हुआ है, और x स्क्वायर में किससे गुणा हुआ है, 4 से गुणा हुआ है, तो माइनस यहाँ पे नोट कर लेंगे। और x का गुणांक -4 हो गया और x स्क्वायर का गुणांक 4 है, तो माइनस और माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा और 4/4 हो जाएगा। 4 से 4 को काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा 1। इसमें विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, तो पहला विकल्प जो है ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल आप सभी विद्यार्थी अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि यह प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। अगला प्रश्न है रैखिक समीकरण युग्म। अब एक रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है और उसमें बताना है हलों की संख्या होगी, मतलब अनंत होंगी, कोई हल नहीं होगा, केवल एक हल होगा, 2 हल होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो दिया गया, पहले समीकरण को नोट करेंगे, x - y = 8 है, 8 को पक्षांतर करेंगे तो +8 हो जाएगा। जो +8 था पक्षांतर करने पे क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो यह +8 को पक्षांतर करेंगे, x - y = 8 हो गया। तुलना करेंगे a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करेंगे, तो a1 का मान यहाँ कितना है तो 1 है, छिपा है, और b1 का मान -1 है और c1 का मान -8 है। तो यहाँ a1 1, b1 -1, c1 = -8। इसी प्रकार अगर दूसरा समीकरण की बात करेंगे तो यहाँ दूसरा समीकरण भी दिया गया है, 3x - 3y, 3x - 3y = 16। 16 को पक्षांतर करेंगे तो यह -16 हो जाएगा। अब इसको तुलना किससे करेंगे, तो a2x + b2y + c2y 0 से तुलना करेंगे, तो a2 के सामने 3 है, b2 के सामने -3 है और c2 के सामने -16 है, तो a2 3, b2 -3, c2 -16 है। अब यहाँ पर जो मान निकाला जाएगा, तो पहले जब मान निकाल के चेक करेंगे कि a1/a2 का मान क्या है, b1/b2 का मान क्या है और c1/c2 का मान क्या है। तो यहाँ a1/a2 क्या है, तो a1 का मान 1 हो गया और a2 का मान देखेंगे 3 है, तो 1/3 हो जाएगा। ठीक, b1/b2, तो b1 का मान क्या है, -1 है और -3 है, तो -1 -3 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, 1/3 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर c1/c2 का -8/-16 होगा, तो माइनस माइनस खत्म, 8 का नंबर 8 दूना 16, 1/2 है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, दो मान तो बराबर है लेकिन तीसरा मान बराबर नहीं है। तो सूत्र क्या होता है, जब a1/a2 = b1/b2, ये दो मान तो बराबर है, नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब तीसरा मान बराबर नहीं है। तो ये दो मान बराबर हो और तीसरा मान बराबर न हो तो क्या नियम होता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है इसमें, तो कोई हल नहीं होगा, इसमें कोई नहीं है, तो इसका मतलब इसमें बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कोई हल नहीं है। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक बार इसको और समझ लीजिएगा, यह अनुपात आपको निकालना है और अनुपात निकाल करके इसमें चेक करना पड़ेगा कि कौन मान बराबर है। तो a1/a2, b1/b2
B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 मतलब कोई हल नहीं है। तो ये अगला प्रश्न को अब समझेंगे कि अगला प्रश्न महत्वपूर्ण कौन सा है। तो अब अगला प्रश्न है, यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है। अब देखिए यहाँ पर एक मूल 2 है तो k का मान बताना है। तो यहाँ पर k का मान कैसे निकाला जाएगा, सबसे पहले जो समीकरण दिया गया पहले नोट करेंगे, x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0। अब इसमें एक मूल जब दिया रहेगा तो x के जगह पे 2 भर देंगे, x का मान जितना यह एक मूल जो दिया रहेगा वह मान x के जगह पे भर देंगे, k का मान निकल जाता है। तो यहाँ पर x का मान 2 है तो x बराबर 2 भरेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x जब 2 का वर्ग हो जाएगा माइनस उतर जाएगा, k यहाँ उतर गया, x का मान 2 हो गया माइनस 8 बराबर 0। 2 का वर्ग 4 हो गया, 2 में गुणा करेंगे 2k माइनस 8 हो जाएगा, 4 में से 8 घटा दीजिए माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 4 पक्षांतर करेंगे प्लस 4 हो जाएगा, माइनस 2 को नीचे भेज देंगे, माइनस 2 नीचे जाएगा, माइनस 2 दूना 4, 2 से 4 काट देंगे माइनस 2 हो जाएगा। तो k का मान माइनस 2, ध्यान देंगे बी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। जब भी एक मूल दिया रहेगा प्रश्न में तो x के जगह पर मान भर करके अगर k का मान पूछेगा तो k का मान निकलेगा, p का मान पूछेगा तो p का मान, और यहाँ पर जो है m का मान पूछेगा तो m का मान निकल जाएगा। तो याद रखिएगा जब एक मूल देगा तो x के जगह पे मान भर करके हल करना रहेगा। अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी जो दिया गया है 10 7 4 का 20वां पद होगा, 20वां पद आपको बताना है। तो पहले सीरीज जो दिया है, श्रेणी जो दिया पहले नोट करेंगे, 10 7 4 डॉट डॉट करके इसको 20वां पद पूछ रहा है क्या होगा। तो a का नाम क्या है, प्रथम पद है, प्रथम पद कितना है तो 10 है, तो a बराबर 10 हो गया। सार्वांतर इसको निकालते हैं, सार्वांतर कैसे निकलता है, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाते हैं तो सार्वांतर निकलता है। तो d बराबर t2 में से t1 घटा दी, मैं दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाएंगे, 7 में से 10 घटेगा माइनस 3 आ जाएगा। अब tn का मतलब होता है यनवा पद, और यनवा पद का सूत्र क्या होता है, tn में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ t, अब यहाँ 20वां पद पूछा गया तो t 20 हो जाएगा, मतलब 20वां पद निकालना है। तो a के जगह पर क्या है, तो a के जगह पे 10 हो जाएगा, प्लस हो गया, n के जगह पर 20 माइनस 1 हो जाएगा, और d का मान क्या है माइनस 3 है तो माइनस 3 रख देंगे, 10 यहाँ नोट हो जाएगा, 20 में से 1 घटेगा 19 हो गया, 19 में माइनस 3 का गुणा करेंगे, 19 तियाँ क्या हो जाएगा तो 57 हो जाएगा, 19 तियाँ 57 हो गया, और 10 में से 57 घटा देंगे तो माइनस 47 हो जाएगा, माइनस 47 यहाँ पर हो जाएगा, 19 तियाँ 57, यहाँ पर जो है 10 में 57 माइनस 47 ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यह समांतर श्रेणी का भी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है, हर साल ऐसे प्रश्न बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। अब अगला प्रश्न दिया गया है, 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती हैं, OQ बराबर 12 सेमी है और PQ की लंबाई होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे कि एक वृत्त बनाना है और वृत्त की त्रिज्या 10 सेमी है, यहाँ से लेकर के त्रिज्या 10 सेमी हो गया, और कह रहा है बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है, स्पर्श रेखा यह PQ हो गया है, और लिखा है कि Q इस प्रकार है कि OQ, अब यहाँ देखिए OQ का मान भी दे दिया गया प्रश्न में, OQ का मान 12 है। तो यहाँ जब OQ का मान 12 हो गया, त्रिज्या हमें मालूम हो गया, हमको PQ निकालना है, तो PQ देखेंगे तो समकोण त्रिभुज का यह आधार हो गया। देखिए जब तक ये चित्र को बनाएंगे नहीं तब तक आपको सवाल समझ में नहीं आएगा, तो पहले चित्र को बना लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा कि क्या प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो इसमें PQ का मान पूछा गया, PQ मतलब आधार, और आधार का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। कर्ण कितना है 12 है, कर्ण के जगह पे 12 का वर्ग हो जाएगा, माइनस लंब के जगह पे 10 का वर्ग होगा, 12 का वर्ग 144 हो जाएगा, 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, 144 में से 10 घटा दीजिए, करनी में 44 हो जाएगा। 44 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 11 हो जाएगा, या 2 गुणे 2 का जोड़ा लग जाएगा, बाहर निकलेगा, 2 करनी में 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 दूना 4, करनी 4 का मान 2 होता है, या 2 गुणे 2 का जोड़ा लग गया, बाहर आ गया, 2 करनी में 11। इसका मतलब सी वाला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, 2 करनी में 11 ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, देखिए घन वाला क्वेश्चन तो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, और इस घन वाले प्रश्न को अच्छे से तैयार
करिएगा। यह प्रश्न विकल्प में भी पूछा जाता है और जो है आपको बिना विकल्प वाला में भी पूछा जाता है। तो यह प्रश्न 1 नंबर में भी आता है और 5 नंबर में भी आ जाता है। तो यदि दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 8 घन सेमी है, संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाए, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पे देखिए इस घन का जो है क्षेत्रफल आयतन दिया है और इसका भी आयतन दिया गया है। तो घन का आयतन क्या होता है 8, माने घन का आयतन 8 इसमें दिया गया है। और घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। a का क्यूब बराबर 8 हो जाएगा। a का क्यूब बराबर 8 की जगह पर 2 का घन कर देंगे। 2 का घन कितना होता है 8 होता है। 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो a बराबर 2 सेमी हो जाएगा। अब यहाँ पर a का मान जब 2 सेमी हो जाएगा तो अब इन दोनों घनों को जब जोड़ेंगे तो 2 यहाँ तक था, 2 और आगे बढ़ के कितना हो जाएगा 4। लंबाई इसका कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। लंबाई कैसे 4 होगा, क्योंकि इसकी भुजा 2 था और इसकी भुजा 2 था, दोनों ज्वाइंट करेंगे तो 2 भुजा और 2 भुजा मतलब 2 सेमी, 2 सेमी मिलकर के 4 सेमी। इसलिए घनाभ की लंबाई L बराबर 2 + 2 बराबर 4 सेमी हो गया। चौड़ाई भी, चौड़ाई तो उतना ही रहेगा, चौड़ाई और ऊंचाई तो उतना ही रहेगा। चौड़ाई भी आपका 2 है, ऊंचाई भी 2 रहेगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई में और ऊंचाई में किसका परिवर्तन होगा, जब दो घन को जोड़ेंगे तो केवल लंबाई बढ़ता है, चौड़ाई और ऊंचाई वही रहता है। तो b बराबर 2 सेमी हो गया और h बराबर 2 सेमी हो गया। घनाभ का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, 2 कोष्ठक में LB + BH + HL होता है। यह सूत्र किसका है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है। 2 उतर जाएगा, L का मान 4 है, B का मान 2 है, B का मान 2 है, H का मान 2 है, H का मान 2 है, L का मान 4 है। 4 दूनी 8 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। सबका जोड़ेंगे 20, 20 में 2 का गुणा करेंगे, 20 दूनी 40, 40 सेमी का स्क्वायर, 40 सेमी का स्क्वायर। इसका मतलब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर 40 जो सेमी देख रहे हैं, यह सी वाला ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। जब दो घनों को मिलाते हैं तो घनाभ बनता है और घनाभ जब बनेगा तो केवल लंबाई में वृद्धि होता है, चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब अगला प्रश्न दिया गया, 14 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेमी का स्क्वायर है, तो त्रिज्यखंड का कोण होगा। तो यहाँ पर कोण पूछा जा रहा है और क्या क्या मान दिया गया है। तो त्रिज्या r बराबर 14 सेमी प्रश्न में दिया गया है, 14 सेमी दिया गया, तो r बराबर 14 सेमी त्रिज्या हो गया। थीटा बराबर कोण पूछा गया, प्रश्नवाचक हो गया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया गया है 154, सवाल में दिया गया 154 सेमी का स्क्वायर है। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो थीटा बटा 360 पाई r का स्क्वायर बराबर 154 हो जाएगा। अब मान को इसमें भरेंगे तो थीटा बटा 360 हो जाएगा, पाई का मान 22/7 हो जाएगा, r का मान 14 × 14 हो जाएगा, क्योंकि वर्ग है इसमें 14 × 14 2 बार लिख देंगे, 7 से 14 को काट दीजिए, 2 हो जाएगा। क्या क्या बचेगा, थीटा उतर जाएगा और 360 कहाँ जाएगा 154 के पास। यह हर में है, भाग है तो गुणा बन जाता है, तो 360 को 154 के पास भेज दीजिए, 154 × 360 हो गया। क्या क्या बचा, 22 × 2 × 14, 7 से 14 कट गया था। अब 22 × 2 × 14 नीचे करेंगे, 22 × 2 × 14 यहाँ गुणा है, इसको नीचे भेज देंगे तो यह बन जाएगा भाग हो जाएगा। 22 से भाग करेंगे 154 में 7 बार में जाएगा और 7 से 2 को काट दीजिए 14 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 से 360 काट दीजिए 90 हो गया। थीटा का मान क्या आ जाएगा 90 अंश हो जाएगा। तो इसको काट करके हल करिएगा, 22 सत्ते 154, 7 दूनी 14, 2 दूना 4, 4 से 360 को काटेंगे 90 अंश, थीटा बराबर 90 अंश हो जाएगा। इसमें बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन 90 अंश सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया, यह प्रश्न तो कई सालों से पेपर में आ रहा है, तो ऐसे प्रश्न को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 2 sin 30 × cos 30 अंश का मान होगा, 4 ऑप्शन दिया गया है। 2 sin 30 × cos 30 का मान निकालना है, 2 उतर जाएगा। sin 30 का मान 1/2 होता है, cos 30 का मान करनी में 3/2 होता है। अभी 2 से 2 को काट दीजिए, 2 से 2 खत्म, क्या बचेगा करनी 3/2, करनी 3/2 बच जाएगा। 2 से 2 खत्म, करनी 3 का गुणा 1 में करेंगे तो करनी 3/2। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, करनी में 3/2, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो sin 30 का मान आपको याद होना चाहिए, sin 30 का मान 1/2 होता है, cos 30 का मान करनी में 3/2 होता है। तो sin 30 और cos 30 का मान यहाँ पर जरूरत है, तो इसने दोनों मान को रख करके इसको सॉल्व किया गया है। अब अगला प्रश्न को समझते हैं।
तो अगला प्रश्न है यदि साइन थीटा बराबर 3/4 तो टेन थीटा का मान होगा। तो यह प्रश्न त्रिकोणमिति का है और ऐसे त्रिकोणमिति का हमेशा पेपर में पूछा जाता है। तो साइन थीटा का मान 3/4 है तो लिखेंगे साइन थीटा 3/4 है। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लंब कितना है, 3 है तो लंब के सामने 3 लिख दीजिएगा, कर्ण के सामने 4 है तो कर्ण के सामने 4 लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर आधार नहीं दिया गया है तो आधार तो निकालना पड़ेगा। आधार का सूत्र क्या होता है, तो नीचे लिखेंगे आधार बराबर सूत्र क्या है, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग होता है। देखिए यहाँ साइन थीटा का मान 3/4, लंब बटा कर्ण का, लंब के सामने 3 लिखेंगे, कर्ण के सामने 4 रखेंगे, लेकिन आधार नहीं दिया है तो आधार का सूत्र लिखना पड़ेगा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। कर्ण कितना है तो 4 है तो 4 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग होगा। 4 का वर्ग 16 में से 9 घटाएंगे, 16 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा, कर्णी में 7 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर कर्णी 7 आधार का मान आ गया, कर्णी 7 आ जाएगा। अब किसका पूछा गया तो टेन थीटा का, और टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो ये लंब हो जाएगा बटा आधार हो जाएगा। तो लंब कितना है तो लंब 3 है, लंब 3 हो जाएगा और आधार कर्णी में 7 हो जाएगा। तो 3 बटा कर्णी में 7 हो जाएगा। यह लंब बटा आधार का मान निकल गया 3 बटा कर्णी में 7। विकल्प नंबर पहला इसमें जो है सही है, 3 बटा कर्णी में 7 जो है सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब अगला जो है त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है और यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया। कोसेक ए प्लस काट ए 1 माइनस कास ए का मान होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है। अब यहाँ देखिए कोसेक ए प्लस काट ए और माइनस कास ए दिया है। तो कोसेक का सूत्र क्या, 1 बट्टा साइन हो जाएगा और काट का क्या होगा, कास बट्टा साइन हो जाएगा। ये दोनों सूत्र है, कोसेक का 1 बट्टा साइन और काट का कास बट्टा साइन 1 माइनस कास है। दोनों का हर आपस में क्या है, बराबर है। तो नीचे का लिखेंगे साइन हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 प्लस कास ए बट्टा साइन है। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, क्या बनेगा, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग हो जाएगा। तो ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग लागू करेंगे बटा साइन ए हो जाएगा। तो ए का वर्ग 1 हो गया और माइनस कास का वर्ग 1 माइनस कास स्क्वायर। तो 1 माइनस कास स्क्वायर का फार्मूला आप जानते हैं, 1 माइनस कास स्क्वायर बन जाएगा। एक का वर्ग 1, कास का वर्ग 1 माइनस कास स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा और एगो साइन से वो साइन कट जाएगा, बचेगा साइन ए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ कोसेक को बदले हैं और यहाँ काट को बदले हैं और यहाँ वर्गा अंतराल बन गया। वर्गा अंतराल मतलब एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग हो गया और 1 माइनस कास का वर्ग हुआ, 1 माइनस कास स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है और एक साइन से साइन कट गया, बचेगा साइन ए। इसमें ऑप्शन डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न, यह प्रश्न तो हर साल ही आता है समझिए। अब ऐसे प्रश्न को आप लोग तैयार कर लीजिएगा, पेपर में ऐसा प्रश्न हमेशा छपा रहता है। यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस यम बराबर 0 के मूल बराबर है तो यम का मान होगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अगर मूल बराबर है तो यम का मान आपको निकालने को पूछा गया है। तो जब भी मूल बराबर होने का सूत्र जब लागू किया जाएगा तो याद रखिए सूत्र क्या बनता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। जो विविक्तर होता है, विविक्तर डी से दिखाते हैं, वह शून्य के अगर बराबर हो जाए तो मूल बराबर माना जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस एम बराबर 0। अब इसको तुलना करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर। और a के सामने देखिए, a के सामने 3 है, a बराबर 3 लिख देंगे, x स्क्वायर को छोड़ दिया जाता है। a के सामने 3 है, b के सामने माइनस 12 है और c के सामने यम है। तो a बराबर 3, b बराबर माइनस 12 और c बराबर यम है। और सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। यह विविक्तर का सूत्र होता है। b के जगह पर माइनस 12 का वर्ग करेंगे क्योंकि माइनस 12 दिया है, तो माइनस 12 का वर्ग हो गया माइनस 4, a का मान 3, c का मान यम बराबर 0। 12 का वर्ग 144 होता है, 12 बरही है 144, वर्ग से माइनस हट जाता है, याद रखिएगा, वर्ग से माइनस हटा देंगे, 4 3 12, 12 यम हो गया बराबर 0। 144 प्लस है, पक्षांतर करेंगे माइनस 144 होगा, माइनस से माइनस को काट देंगे, 12 को नीचे भेजेंगे। तो 12 जब नीचे जाएगा तो माइनस से माइनस जब कट जाएगा तो 12 बरहियाँ 144 हो जाएगा, 12 से 144 को काटेंगे तो 12 बार में 144 कट जाएगा, तो यम बराबर 12 आ जाएगा। तो इसमें विकल्प जो है देखेंगे डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी बार में जो है 12 दिया गया है। तो कैसे हल किया गया, देखिए ऐसे प्रश्न में कभी यम का मान पूछेगा, कभी पी का मान पूछेगा, कभी के का मान पूछा जाता है। मूल बराबर होने का सूत्र आप लोग याद रखिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें मान को भरना है, भर करके पक्षांतर करना है, पक्षांतर करके इसको हल कर लेना है। अब अगला प्रश्न देखिए, समबाहु त्रिभुज वाले क्वेश्चन। यह क्वेश्चन तो भी कई सालों से आ रहा है। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, इसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई होगी। यहाँ शीर्षलंब की लंबाई पूछा गया है, तो सबसे पहले क्या करना है,
एक समबाहु त्रिभुज आपको खांच देना है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होते हैं? बराबर हों। तो देखिए यह 2a है, ये भी 2a है और ये 2a को बांटना पड़ेगा क्योंकि ये शीर्ष लंब जब डाला जाता है तो ये मध्य बिंदु पर आता है। तो मध्य बिंदु मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक a है और यहाँ से लेकर के a और a जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2a हो जाएगा। तो इसमें शीर्ष लंब, ये लंब का मान पूछा जा रहा है। इस त्रिभुज में ये लंब का मान निकालना है। तो लंब का सूत्र क्या होता है? लंब बराबर होता है अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग होता है। तो कर्ण कितना है? 2a है, तो यहाँ लिखेंगे 2a का वर्ग हो जाएगा माइनस आधार कितना है? a है, तो a का वर्ग हो जाएगा। 2 का वर्ग कितना होता है? 4a का स्क्वायर हो जाएगा माइनस a का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4a स्क्वायर में से जब a का स्क्वायर घटा देंगे तो क्या बनेगा? 3a का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ 3a का स्क्वायर से वर्ग से इसका करनी, केवल a का करनी हट जाएगा, वर्ग से करनी हटेगा तो बाहर आएगा, तो a बाहर आ गया और करनी में 3 आ गया। इसका मतलब a करनी में 3 जो है यह शीर्ष लंब की माप होगा। तो शीर्ष लंब निकालने के लिए हमको यहाँ लंब का प्रयोग करना पड़ेगा। त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके यहाँ पर लंब का मान निकाला गया। तो उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बना है और यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत मेहनत करके वीडियो बनाया जाता है तो आपसे यही उम्मीद करते हैं वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।